हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंद्र खाली। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम निमिता हांडे जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है और वीडियो रिक्वेस्ट भी ऐसी कमाल की है। 1993 की ये गेम जिजित पॉलगर और बोरिस स्पासकी के बीच में खेली गई थी। फ्यूचर की ग्रैंड मास्टर और हिस्ट्री के चैंपियन। फ्रेंड्स, इस टूर्नामेंट में पॉलगर और स्पासकी के बीच में कुल मिलाकर 10 गेम्स खेली गई थी। जो पॉलगर ने आई थिंक 3 गेम यहाँ उन्होंने जीती थी या 4 गेम, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। पता नहीं बोरिस स्पासकी ने शायद 1 गेम जीती थी और बाकी गेम्स ड्रॉ रही थी। तो $2 लाख का उस समय 1993 पर प्राइज मनी जिजित पॉलगर ने यहाँ जीता था इस टूर्नामेंट में। तो चलिए, जो भी है फ्रेंड्स, यहाँ बुडापेस्ट हंगरी में ये गेम खेली गई थी। सेकंड राउंड की आज की हमारी गेम है। यहाँ गेम की शुरुआत की जिजित पॉलगर ने E4 के साथ, तो E5 यहाँ बोरिस स्पासकी ने किया। नाइट F3, नाइट C6, तो बिशप B5, रुय लोपेज ओपनिंग, देन A6। बिशप को कुछ डिसाइडिंग स्टेप लेना ही होगा, तो बिशप के E4 स्क्वायर पर, देन नाइट F6। E4 पॉन पर अटैक, तो इसके बाद यहाँ सबसे पहला काम पॉलगर ने कैसल करने का किया, तो बिशप E7 स्क्वायर पर, देन रूक E1। B5 बिशप पर अटैक, तो बिशप को यहाँ हटाना ही होगा, तो बिशप गया B3 स्क्वायर पर, और इसके बाद यहाँ बोरिस स्पासकी ने कैसल किया C3, देन D6। H3, तो नाइट B8 स्क्वायर पर, और यहाँ ये नाइट B8 स्क्वायर पर क्यों गया है, माइट बी मतलब क्लियरली यहाँ ब्लैक की इंटेंशन से अपने इस नाइट को रीशफल करके दूसरे किसी स्क्वायर पर ले जाने की है। तो D4 यहाँ पहले वाइट को करने का मौका मिला। नाइटेड B गोज़ टू D7, देन नाइटेड B गोज़ टू D2। बिशप B7, तो बिशप C2 स्क्वायर पर। यहाँ वैसे तो कोई खास प्रॉब्लम है नहीं इस E4 पॉन पर, तो रुक E8 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, देन नाइट F1। और यही वजह थी कि अभी जब ये बिशप यहाँ वापस C2 स्क्वायर पर आया, इट मीन्स यहाँ ये नाइट अब इस G3 स्क्वायर पर जाने वाला है। बिशप F8, तो नाइट G3 स्क्वायर पर, और नाइट के G3 स्क्वायर पर जाने का मतलब यहाँ ये नाइट F5 स्क्वायर पर जाएगा। तो ब्लैक ने यहाँ ऑब्वियस मूव चला था, वो था G6 का। तो G6 होने के बाद B3, बिशप G7, देन D5। बिशप F8, तो बिशप G5 स्क्वायर पर नाइट को पिन किया। H6, बिशप को वापस लेना होगा, तो बिशप गया E3 स्क्वायर पर, देन C6। C4, तो A5, क्वीन D2 स्क्वायर पर, और यहाँ दोबारा इस H6 पॉन पर अटैक है, तो किंग को लेना ही पड़ा H7 स्क्वायर पर। नाइट H2, तो B4। और अब वाइट यहाँ क्या करे, मेरे ख्याल से क्या वो यहाँ इस A फाइल से कोई ब्रेक थ्रू बनाने की कोशिश कर सकता है। अगर यहाँ A3 हो तो B टेक्स A3 होगा, रुक टेक्स A3, नहीं मज़ा नहीं आएगा, गेम में ही ज़्यादा मज़ा है। यहाँ वाइट ने किया था नाइट G4 ऑफरिंग नाइट एक्सेस, लेकिन अब तो मुझे ऐसा लगता है कि A3 मूव ज़्यादा ही ठीक था। नाइट टेक्स G4, देन नेक्स्ट टेक्स G4, एक पॉन G फाइल में अननेसेसरीली डबल हो चुका है क्वीन H4 स्क्वायर पर, और अगले ही मूव में उसी पॉन पर दोबारा अटैक भी बन चुका है। तो G5 यहाँ पहले वाइट ने किया। और फ्रेंड्स, अब गेम का मतलब समझ में आता है। अब एटलीस्ट वाइट यहाँ H टेक्स G5 बिल्कुल भी नहीं कर सकता, अदरवाइज बिशप टेक्स G5, और आप कह सकते हैं कि ये क्वीन यहीं ट्रैप हो जाएगी। क्वीन कम से कम यहाँ इस G4 स्क्वायर पर नहीं आ सकती, अदरवाइज अगले मूव में ये क्वीन यहाँ ब्लैक को गंवानी ही होगी। तो इस तरह की क्रिटिकल कंडीशन से फ्रेंड्स अगर किसी को भी बचना है तो उसका क्या तरीका है? सबसे अच्छा तरीका है बिशप को H6 स्क्वायर पर ले जाने का। वो आप कह सकते हैं कि इस बिशप पर प्रेशर है और अटैक भी है, तो यहाँ इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो भी आप कहें, यहाँ ये क्वीन एक्सचेंज ऑफर हो चुका है। तो हो सकता था, ये मेरी इमेजिन की हुई सिचुएशन है। बिशप टेक्स H4 अगर वाइट करना ही पड़ता, तो बिशप टेक्स G2, रुक पर अटैक होता तो रुक हटता पहले, तो फिर बिशप C3 स्क्वायर पर जाकर बहुत डेंजरस जगह पर आकर बैठ जाता। बिशप रुक को हटना होता पहले, तो रुक B1 स्क्वायर पर जाता, और गेम वाइट के लिए कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं होती। तो क्या ब्लैक को यहाँ कर लेने चाहिए थे पोनेशंस? खैर, ब्लैक ने यहाँ किया C5, ये भी ठीक है। नाइट F1 स्क्वायर पर, देन F6। और फ्रेंड्स, यहाँ वाइट के लिए आप कह सकते हैं कि ब्लैक फोर्स कर रहा है इस पॉन को F5 में लाने का, ताकि यहाँ ये क्वीन बाहर वापस निकल सके, जो बड़ी जल्दी यहाँ एक कोने में ट्रैप होने की चांसेस जिसके ज़्यादा है। G3 क्वीन पर अटैक बना, और क्वीन मैं फिर दोबारा वही कहूँगा कि कम से कम यहाँ इस G4 स्क्वायर पर नहीं आ सकती दोबारा, अदरवाइज बिशप फिर उसे फंसाने की कोशिश कर सकता है। तो क्वीन गई H3 स्क्वायर पर, देन F3, और F3 का अब मैं क्या मतलब निकालूँ? क्या ये क्वीन कहीं जा सकती है? हाँ, यहाँ इस G4 स्क्वायर को ब्लॉक कर दिया है। दोबारा F टेक्स G5,
देन रुक E2 और इस रुक के E2 स्क्वायर पर आने के बाद अब यहाँ क्या होने वाला है फ्रेंड्स, आप यहाँ देख ही सकते हैं। इस क्वीन के पीछे पॉलगर हाथ धोकर पड़ गई है नाइट F6 स्क्वायर पर, और नाइट के F6 स्क्वायर पर आने के बाद इस क्वीन के लिए चलो थोड़ी राहत की बात मिली है, क्वीन वापस जा सकती है। तो G4 यहाँ पहले पॉलगर ने किया, इस क्वीन को वापस नहीं जाने देना चाहते, लेकिन ऐसा करने के बाद ये F3 पॉन तो गया उनके हाथ से, और F3 पॉन जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ ये F3 पॉन नहीं गया है, यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्लैक ने अपना ही नाइट गंवा दिया है। चलिए नाइट H2 यहाँ पहले इस क्वीन पर अटैक है, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि पॉन पर भी डिफेंस कर लिया है। तो क्वीन H3 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, देन रुक F1 स्क्वायर पर, और यहाँ इस नाइट पर अटैक है, और ब्लैक इस नाइट का डिफेंस करे या इसे हटाए, दोनों ही सूरतों में मेरे ख्याल से क्वीन फिर दोबारा ट्रैप होती है। मान लो ब्लैक यहाँ बिशप को G7 स्क्वायर पर ले जाए तो रुक F3, और इस क्वीन के जाने के लिए क्या स्क्वायर बचेगा सिर्फ और सिर्फ ये H4 स्क्वायर, उसके बाद बिशप और क्वीन गई। तो चेस का बेसिक प्रिंसिपल, कभी अपने पीस को अनडिफेंडेड ना छोड़े। यहाँ तो बोरिस स्पासकी ने अपने दो पीस अनडिफेंडेड छोड़े हुए हैं। नाइट टेक्स G4 या आखिरकार ब्लैक ने किया, तो रुक F7 चेक, और इस चेक को देने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि बिशप पर भी अटैक बन चुका है। तो ब्लैक को किंग को G8 स्क्वायर पर ले जाना चाहिए था शायद। रुक टेक्स B7 ज़्यादा से ज़्यादा वाइट यही करता, क्वीन G3 चेक हो जाता, एक चेक होती तो किंग H1 स्क्वायर पर, नाइट टेक्स C3, रुक टेक्स C3, और ये क्वीन वापस जा सकती थी H4, जैसे कि कहीं भी जा सकती थी वापस, पर यहाँ स्पासकी ने अपने बिशप को बीच में लगाया, यहाँ रुक पर अटैक नहीं बना। तो नाइट टेक्स G4, क्वीन टेक्स G4 चेक, रुक गया G2 स्क्वायर पर, वापस क्वीन पर अटैक बना, तो ये क्वीन माइट भी C8 स्क्वायर पर जा सकती थी, और अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती तो पॉलगर को क्या बेनिफिट होता, रुक शायद ट्रैप हो चुका होता। H टेक्स बिशप टेक्स G5, सॉरी ये एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। H टेक्स G5 यहाँ कम से कम ब्लैक बिल्कुल भी नहीं कर सकता था, अदरवाइज क्वीन टेक्स G5, और आप यहाँ आने वाली चेकमेट को किस तरह से बचाएंगे। तो शायद यही कारण था कि अब बोरिस स्पासकी अपनी क्वीन को वापस C8 स्क्वायर पर नहीं लेकर गए, उन्होंने यहाँ अपनी क्वीन को रखा था H3 स्क्वायर पर, देन रुक टेक्स B7। फाइनली ये बिशप तो जाना ही था। शायद क्या अब स्पासकी ले सकते थे, क्वीन C8 कर सकते थे, रुक B6 नहीं, पर शायद क्वीन को C8 स्क्वायर पर ले जाते स्पासकी तो बेटर था, पर उन्होंने यहाँ ने रुक को F8 स्क्वायर पर रिप्लेस किया, बिशप टेक्स G5। फाइनली जो मूव एक्सपेक्टेड था वही यहाँ पॉलगर ने चला। और अब फ्रेंड्स आने वाले समय में ये गेम किस तरह की होने वाली है आप यहाँ अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, ये पॉन आखिर वाइट ने क्यों लिया था। H टेक्स G5 ये अवॉइड किया जा सकता है शायद, पॉन गया तो गया छोड़िए, पर चलिए कोई बात नहीं। क्वीन टेक्स G5 और फिर दोबारा वही चेकमेट की थ्रेट है क्लियर कट। क्वीन H6 यहाँ ब्लैक के लिए ऑब्वियस मूव है, तो क्वीन टेक्स H6 चेक, किंग टेक्स H6, देन रुक H2 चेक, किंग गया G5 स्क्वायर पर, और यहाँ एक पीस और ब्लैक को गंवाना होगा। बोरिस स्पासकी के हाथों से अपना उनका दूसरा बिशप भी निकल गया, रुक टेक्स G7। और फाइनल मूव जो यहाँ चला था वो था बोरिस स्पासकी का रुक F3 पर। मुझे नहीं पता कि टाइम ख़त्म हुआ था या उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, जो भी कारण रहा होगा फ्रेंड्स, यहाँ इस मूव के बाद स्पासकी ने रिज़ाइन कर दिया था। कभी भी अपनी क्वीन को जल्दी अटैक में ना लगाए, जैसा कि यहाँ बोरिस स्पासकी ने कर दिया। जुडिथ पॉलगर ने उस क्वीन को वापस जाने का कोई भी मौका नहीं दिया। कमाल की गेम थी, और मुझे पूरी मेरे फ्रेंड्स आपको ये वीडियो गेम दोनों ही बहुत पसंद आई होंगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें नोटिफिकेशंस के लिए। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।